कि जो हमारा नाम ना चेंज कर पाई कोई पॉलिसी, तो हमें कोई टिप का दौरा नहीं आज की बात। टिप का दौरा नहीं आज की बात, सदियां गुजर गई वही नाम है। ये है हमारी पहचान, ये है हम। हिंदुस्तान हमें पुकार रहा है। ऐ यूनानी फिजिशियन, 1 घंटा डेली पढ़ लो, 1 घंटा इस हरमस मतलब को जान लो, 1 घंटा मुफरदात पर बहस कर लो, 1 घंटा अपनी जिंदगी को दे दो। 23 घंटे जिंदगी तुम्हारी मदद करेगी। कोई तुम्हें हिला नहीं सकता हिंदुस्तान की सरजमी पर। पूरी दुनिया तुमको सलाम करेगी, ये पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर छा जाएगी। जितनी थेरेपी चल रही है, जितनी जबरदस्त इनकलाब आ रहा है, हकीम केटी अजमल साहब तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अजमल सर के सामने भी 2 मिनट लूंगा, क्योंकि अजमल सर तुम्हारी आवाजें मेरे सफरा को जगा देती हैं। तुम थोड़ा सा, मैं तुम्हारी भी बातों को सुन लूं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस दबीदुल वर्द का नाम नहीं चेंज किया गया, वो दबीदुल वर्द पुराना आज भी है, और वही दबीदुल वर्द को किसी की औकात नहीं कि वो चेंज कर पाए। ऐ यूनानी फिजिशियन, अगर किसी के अंदर दम नहीं है दबीदुल वर्द चेंज करने का, तो याद रखिएगा यूनानी को कोई बदल नहीं सकता। दबीदुल वर्द कल भी था, दबीदुल वर्द आज भी है, दबीदुल वर्द आने वाले टाइम तक रहेगा। पूरी दुनिया दबीदुल वर्द तुमको सलाम करेगी। हिंदुस्तान की सरजमी ये पुकार रही है, ऐ यूनानी फिजिशियन जाग जाओ, अपने को पहचान लो। इसी के साथ मैं अपने सरपरस्त हकीम केटी अजमल सर की दावत सुखन देता हूं कि सर, इन बच्चों पर आप हमेशा याद रखिएगा, जब तक रहेंगे आप, जब तक जवान रहेंगे। ये हमारी दुआ है, एकेडमी की दुआ है। इंशाअल्लाह ये दुआएं हमेशा कामयाबी की तरफ, बुलंदी की तरफ हमें ले जाती है। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज हम मुंबई में हो। आज मैं अलाउद्दीन का कॉल आया, मतलब क्लास सर, मतलब क्लास जरूर रखेंगे, क्योंकि बीच में 2-3 जो सफर में, जब सफर में रहते तो मुश्किल हो जाते। जब लास्ट टाइम में मैं लखनऊ आया, एक डॉक्टर साहब आया, मैं साइड में लेके गया। मैं बोला कुछ खास कुछ पर्सनल बात करने के लिए होंगे। तो डॉक्टर साहब मैं बोला सर आप कुछ भी कीजिए सर, वो संडे का क्लास कभी आप मिस मत करना सर, उसको कंटिन्यू रखिए सर। तो वो जो रिक्वेस्ट जो है ना, मतलब उसकी जो वो, मैं सर आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए, कुछ भी बंद कीजिए, लेकिन हमारी संडे का जो मुलाकात और हमें लेक्चर आप बंद मत कीजिए। बहरहाल लेक्चर से, इस लेक्चर के जरिए मैं एकदम चैलेंज के साथ ये कह सकता, कम से कम यूनानी में एक बहुत बड़ा, मतलब एक तहलका या बोलो, इंगलाब बोलो, एक रेनेसांस बोलो, एक नजर सानिया, एक अच्छी चीज बनी। मतलब एक बहुत सारे न्यू जनरेशन में भी यूनानी की एक मौज, एक जबरदस्त वेव क्रिएट हुआ, हेल्थी वेव, इसको हम यूनानी वेव भी कह सकते हैं अच्छी तरीके से। वो देख के बहुत सारे लोग अभी अपनी लाइन पे आ रहे हैं, और वाकई हमारे लेक्चर तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह, अपने कोई मसला ही नहीं है उसमें। और बाकी ज्यादातर लोग इसमें और आ रहे हैं, उनको भी हम मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एज ए फैमिली के तौर पे, एज ए फैमिली के मेंबर के तौर पे अपनी फैमिली को बढ़ाते जाए और आपस में डिस्कस करते हैं। बस इतना मसला है कि मेरी बॉम्बे में तकरीबन 60-70 ग्रुप हैं, वो अलग अलग ग्रुप के। तो शुरू में जब ग्रुप कम था तो मैं बहुत सारे लोग से कभी सवाल जवाब आते तो मतलब उसके जवाब भी दे देता था। अभी ऐसा है कि किसी के अगर समझो सवाल एक दिन एक घंटा भी मैंने पढ़ा नहीं, तो पीछे इतना पीछे जाते, फिर वापस उसको पीछे जाके स्क्रॉल करके लेके आना, क्या भेजे थे, फिर अलग मरीज का भी आते हैं। एक मतलब एक बड़ी चीज नहीं है, मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब एक अलग चीज फील होती है कि सामने वाले समझते हैं कि सर रिस्पॉन्ड कर कभी भी, जैसे मेरे नजर में कुछ आ गया बचत करके, अगर मैं फ्री रहा तो मैं हमेशा कहीं ना कहीं जो अपनी चीज मैं शेयर करते रहता हूँ। बहरहाल आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, और उसको भी हमने बहुत बारे अलग अलग
जगह पे अलग अलग स्टाइल में मैंने तरीके से जब भी मौका मिलता तो उसी के बारे में बात करता हूँ। मैं अगर किसी ने मुझे पूछा कि आज अगर किसी ने एक सवाल पूछे, सर आपके ख्याल से मेडिकल साइंस यानी हेल्थ साइंस के अंदर इतनी प्रॉब्लम आने की वजह या इतने कॉमर्शलाइजेशन होने की वजह या मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम क्या, या यंग जनरेशन या न्यू डॉक्टर्स की चैलेंज क्या, या आपके तरफ से कोई सोल्यूशन है क्या हेल्थ साइंस के लिए, या बहुत सारे सवाल का एक ही जवाब है। अगर आप यूनानी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसकी सोल्यूशन क्या है? सर अपने आप को एक अच्छे हकीम बनने के लिए मैं क्या करूं सर, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा सर, मैं क्या करूं सर? ये सब सवाल का एक ही जवाब है। अगर हम अपनी क्लिनिकल ट्रायल को या क्लिनिक के नजरिए से, क्लिनिकल फाइंडिंग के नजरिए से अगर हमने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया तो आप इस सवाल के सब जवाब दे सकते हैं। आप अच्छे हकीम बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे और आप इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, मेडिकल सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। मेडिकल सिस्टम एक एथिक्स ला सकता है। मेडिकल सिस्टम में आप एक कायदा कानून और अच्छे बन जाएंगे। बहुत सारी बीमारी जो मतलब इडियोपैथिक या एलर्जी के नाम से जाना जाते हैं, सब चीज को आप एक बेहतरीन तरीके से इलाज कर सकते हैं अगर आप क्लिनिकल डायग्नोसिस में अगर एक्सपर्ट है तो। क्योंकि साइंस हमेशा याद रखने का, साइंस हमारी फायदे के लिए है। साइंस किसी की फाइंडिंग्स को बार बार दोहराना, मेरी फाइंडिंग्स को मैं उस चीज को लिख के रखी इसको बार बार दोहराना साइंस कहते हैं। और साइंस हमको आज हमने इस मकाम पे पहुंचा है साइंस ने। लेकिन कभी कभी साइंस का दूसरा एक पहलू भी है, ये दो धार वाला तलवार है। जब एक तरफ कटता है तो दूसरी तरफ भी वो कटते रहते हो। तो जब आप तिब को एक ग्लोबल नजरिए से, एक मैक्रो लेवल पे अगर तिब को आप देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएंगी, तिब में एक चीज मिस हो चुकी है। तिब में एक चीज मिस हो, एक कॉल आ गया था बीच में। तो बेसिकली वो चीज अगर उसको अगर आपने पूछा कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन अगर गौर करके देखो, जाने अनजाने में हमारे जो 5 साल में या एमबीबीएस में या आयुर्वेदिक में यूनानी में हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पढ़े थे, बहुत ही हम लोग इतने तड़पते थे कि सेकेंड थर्ड ईयर कब पहुंचे, क्लिनिक्स स्टार्ट करें क्लिनिक्स, ताकि टेलीस्कोप और अपने एप्रन पहन के और अपने अस्पताल जाए, मरीज से मिले, मरीज से बातें करे, मरीज की हिस्ट्री ले। ये सब हम लोग मतलब नहीं कि जब कब होगा, तीसरे साल क्लिनिकल चैप्टर स्टार्ट होगा। बाद में आज जो पूरी ग्लोबली बोल सकता हूँ मैं, क्लिनिकल चैप्टर की अहमियत, क्लिनिक्स की चैप्टर की अहमियत ही खत्म हो गई। कई जगह पे आप उठा के देखो, क्लिनिक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं, चैप्टर एक सिलेबस के चैप्टर की जरूरत ही नहीं ले सकते, क्योंकि मरीज से नाम से लेके उसकी हिस्ट्री से, नाम उसकी एड्रेस से लेके उसकी बायोडाटा लेके पर्सनल हिस्ट्री से लेके जितने हम लोग जो क्लिनिक से हमने जो स्टार्ट किए थे, करते करते लास्ट में हम पढ़ते थे अगर आपको डायग्नोसिस में कोई शक है या आपको कुछ डाउट लग रहा है तो सेंड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, तब हम इन्वेस्टिगेशन को भेजते थे जहां हम फेल होता है। अब हम फेल होना नहीं चाह रहे, हम अपने आप को मतलब फेल होना ही नहीं चाह रहे, इस समझ के हम क्या करते, सबसे पहली फुर्सत में हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते। पेशेंट की नाम पूछते, उसकी उम्र पूछते, उसकी पर्सनल हैबिट कुछ नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन को लिए भेजते, या उसके हाथ में जो
इन्वेस्टिगेशन है, वो रिपोर्ट पढ़ता है। वो रिपोर्ट पढ़ते 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 अपने एक अलग फाइल बना के एक्स्ट्रा एक एडिशनल फाइल बना के दे देते। तो आप देखते होंगे मेडिकल साइंस धीरे धीरे क्लिनिकल सिम्टम से या अपनी तकलीफ बयान करने के बजाय पूरी मेडिकल साइंस धीरे धीरे एक फाइल के शक्ल में तब्दील हो गए। ये है आज पूरी दुनिया में। अगर किसी ने आपसे सवाल पूछे आपको ये क्या मैसेज देना चाह रहे, वापस हमको हमारी वो फाइल से बाहर आके मरीज से राबिता स्टार्ट कर रहा है, मरीज से पूछताछ कर रहा है, मरीज की ऊपर की फाइंडिंग्स साइन एंड सिम्टम के जरिए अगर मर्ज को हम कायदे से डायग्नोसिस करना सीखे। क्योंकि हम याद रखने के हम डायग्नोसिस का मतलब ही बीमारी का इलाज है। ये नहीं कि कोई नाम रख दिया तो डायग्नोसिस हो जाता है, कोई स्टिकर चिपका दिया तो डायग्नोसिस होता है। कभी कभी पेशेंट आते सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से 15 साल से या 10 साल से परेशान हो, मुझे सर दुख रहा है, ये दुख रहा है, फलाने दुख रहा है। तो मैं नब्ज पकड़ते उसको थोड़ा सा बातें करते करते उसकी मूवमेंट से समझ में आते हैं कि डायग्नोसिस हो जाते हैं कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या उसको इम्तिला है। तो ये शोल्डर का इम्तिला है, शोल्डर का नजला है। तो मैं उनको कहते हैं कि मरीज को अच्छा हो गया, तुम्हारे मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो भाई पेशेंट को ये कहते हैं कि भाई तुम आप इतने गारंटी के साथ कैसे बोल रहे सर अच्छा हो गया कि हमने 10-15, क्योंकि बीमारी अच्छा होने से मतलब क्या है मालूम, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे समझ में आया, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे समझ में आया मतलब सोल्यूशन आ गया ना। क्योंकि आप सोल्यूशन के चक्कर में उनकी प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम नहीं, आप 1 साल 2 साल 10 साल की उसका इलाज करो, क्या फायदा। तो आपको मालूम होना उनकी प्रॉब्लम क्या, दैट्स अ डायग्नोसिस। कोई नाम चिपकाना, कोई स्टिकर चिपकाना नहीं। तो आप याद रखो ये जो फाइल से बीमारियों को फाइल से वापस पेशेंट के जिस्म में या पेशेंट की फाइंडिंग्स में जब तक आप लेके नहीं आएंगे तब तक आप इस क्लिनिक में सक्सेस नहीं होंगे। और इतना महंगा मेडिकल साइंस इतना महंगा होने की वजह क्या, मेडिकल साइंस कोई महंगा नहीं हुआ। डॉक्टर को बीमारी फाइंड आउट करने के खर्चा पेशेंट के ऊपर उसको ऊपर डाल दिया, उस खर्चा भी बेसिकली वो खर्चा भी उठाना चाहिए एथिकली। डॉक्टर मरीज को बोलना चाहिए सर, मरीज को बोलना चाहिए आपकी बीमारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, दवा खा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक मशीन से पूछता हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं दवा देता हूँ बस। लेकिन मैं इसकी जितने भी खर्चे है मैं मेरे जेब से आपको दूंगा, क्योंकि ये मेरी गलती है, मेरी नाकामी है, मेरी कोताही है, ये आप क्यों भरपाई करें, आप क्यों पे करें। ऐसा एक एटीट्यूड रखना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। एक्सरे के पैसा डॉक्टर दे भाई, दैट्स योर नाकामी, तुम्हारी वीकनेस है। तो वो हिसाब से अगर आप एथिकली भी सोचेंगे तो मरीज के ऊपर खर्चा डालना ही नहीं। तो बात ये है कि आपको वापस आना है क्लिनिकल डायग्नोसिस के तरफ। एक अदना सा आप अगर बुखार को भी क्लिनिकली अगर डायग्नोसिस किया, हम मॉडर्न के हिसाब से पेशेंट खुद आके बोलते सर बुखार है 4 दिन से 5 दिन से, तो ऑलरेडी एक समझो सिम्टम के तौर पे खुद मरीज भी आके बोलते सर मेरे को बुखार लग रहा है। लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस में आज खासतौर से आप देखते हैं कि अच्छे डॉक्टर भी, बड़े बड़े कंसल्टेंट भी इवन एक बुखार को दवा देने में डरता है, क्योंकि एन नंबर ऑफ बुखार आ गया आजकल। मतलब बुखार अलग अलग डेंगू से लेके अलग अलग नाम से बुखार अभी मार्केट में है। तो दवा स्टार्ट करने से पहले, एंटीबायोटिक को स्टार्ट करने से पहले कल्चर से लेके दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फिर उनको देने के लिए उनके पास एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक। अब यहाँ हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करें? सिर्फ बुखार की हमको मालूम पड़े तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया होगा, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप अगर सिम्टोमेटिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से डी बुखार या बी बुखार दे दिया
तो शायद मॉडर्न के जैसे आप उनको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ में एंटीपायरेटिक दी, मैनेजमेंट नहीं किया आपने। मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्लिनिकली डायग्नोसिस करना जरूरी है कि फीवर कहाँ है, और आप उसको अडॉप्ट करेंगे। उसको पहले मलेरिया चेक करेंगे, फाल्सिफरम है क्या, मलेरिया के भी बहुत सारे टाइप्स है, और टाइफाइड है क्या, या चिकनगुनिया है क्या, या वायरल है क्या। तो आजकल क्या है, जो एक बार वायरल का जमाना आ गया तो फिर अगर दूसरा भी अगर बुखार आ गया तो सब उसमें वायरल में शुमार कर देता है। तो उन लोग के अंदर जो प्रैक्टिकली आज अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ बुखार की मिसाल दे रहा हूँ। मैं हमेशा कहते सिर्फ एक बुखार में अगर आप क्लिनिकल डायग्नोसिस में अगर परफेक्ट हो गए, यू कैन स्टार्ट एन एक्सक्लूसिव क्लिनिक फॉर फीवर क्लिनिक ही स्टार्ट कर सकते, क्योंकि आजकल हर एज में हर किस्म की बुखार आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग बुखार के एंटीबायोटिक के बावजूद भी क्रॉनिक एंड एज वेल एज एक्यूट किस्म की बुखार को मैनेज नहीं कर पा रहे। उसकी वजह प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं करता है। तो थर्मामीटर रख के, या समझो हम, क्योंकि लेबोरेटरी से आप बुखार को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते एक्सेप्ट ट्यूबरकुलोसिस या मलेरिया या टाइफाइड के अलावा। ये 3 बुखार और चिकनगुनिया या कुछ समझ में नहीं आता, हम उसको वायरल फीवर का नाम से जानते हैं। तो हमारी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस और मॉडर्न मेडिसिन की जो डायग्नोसिस में काफी अंदर है, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करते मरीज से, लेबोरेटरी से नहीं। हर लेक्चर सीरीज में बाकी ये कहता, हमेशा कहते हैं भाई, मरीज के हिस्ट्री टेकिंग से, मरीज के मिजाज के जरिए, या आपकी पूछताछ के जरिए, आपकी नजरी मुआयना, आप इंस्पेक्शन पाल्पेशन, ये सब तरीका आप अगर इस्तेमाल करें तो परफेक्ट डायग्नोसिस होती है। उसको होते है कि ह्यूमन टच, क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन टच। अगर आप देखते हैं कि एआई का जमाना है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बता रहे कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में, यानी कि मेडिकल साइंस में आने वाले दौर में एक जबरदस्त इंकलाब बनाने वाले। क्योंकि अगर आपके पास एआई है अच्छे, मतलब आपकी जितने भी फाइंडिंग्स है, यानी कि लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हो, जितने भी रीडिंग हो, सब चीज आप उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंदर फीड कर डालो, वो आपको बता देंगे इनकी प्रॉब्लम क्या है। यानी कि जितने भी किताबों में जो पढ़े, जितने भी वो सब चीज ने एक कंपाइल करके, अगर आप उस साइन एंड सिम्टम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया गया, वो साइन एंड सिम्टम्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं दे रहे, वो दे रहे डायरेक्ट जितने भी लैब फाइंडिंग्स एंड रीडिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का एलएफटी बढ़ा हुआ है, तो आपने पूरा तो बोलते इनका लीवर खराब है, इसलिए आप ये फलाना दवा स्टार्ट करो। लेकिन ये चीज अगर यूनानी के जरिए हम देखेंगे कि हम कभी एआई को भी कभी परेशानी हो जाएंगे यूनानी की फिलोसफी, यूनानी को साइंस लेके, क्योंकि हमारी साइंस ऐसा नहीं कि हमारी साइंस पे ह्यूमन टच चाहिए, परसीवेंस चाहिए, यानी उसके अंदर थोड़ा एहसास भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर एक ही बुखार हमने, अगर एआई के जरिए एक ही बुखार का रिपोर्ट आया, सबको एक ही दवा दे रहे एंटीपायरेटिक, तो हम यूनानी में जो एआई फेल जहाँ होते कि बोलेंगे भाई नहीं, बुखार तो बुखार एक सिम्टम है, लेकिन आपकी बुखार के पीछे किसको बुखार हो गया, सफरा को बुखार हो गया, के सौदा को हो गया, के दम्बी को, के बलगम को बुखार हो गया, और कौन सी बुखार हो गया। यानी उनको सफरावी बुखार सफरा को हुआ, दम्बी बुखार दम्बी आदमी को हुआ, या बलगमी बुखार सफरावी आदमी को हुआ, सफरावी बुखार बलगमी आदमी को हुआ। हमको पकड़ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसका तकवा परफेक्ट हो, उन्हीं को पकड़ सकते हैं। वरना आपको भी एआई में 4 में अगर आप ऐड कर देंगे तो 4 के हिसाब से आपको दवा दे सकता है बेसिकली। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर आ गया तो आने वाले दौर में कहते हैं कि हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे छीनेगी। कंटेंट राइटिंग हो, डिजाइनिंग हो, एड हो, दुनिया की तमाम चीज, कंटेंट राइटिंग से लेके आपको एक एप्लीकेशन लिखना है या किसी को क्या करना है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सपोर्ट करेगी। मैं समझता हूँ यूनानी को अगर आप कायदे से पकड़ेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने का भी एक लिमिट है अपने यूनानी में। जैसे असबाब हमने ये पढ़े थे, क्या नाम, अदना से अशरा दलाइल, जो आदमी की मिजाज को फाइंड आउट करने के लिए, बाल कैसे, कलर कैसे,
उसकी नब्ज कैसे, उसकी ये सब हम देख के, नींद कैसे, पानी पीते कैसे, पेशाब कैसे, ये सब अजनास अशरा जैसे चीज देख के इंसान की मिजाज को तयन करने का तरीका ऑलरेडी है। अगर समझो उस चीज को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिल गया तो आप वो क्वेश्चनर में ऐड कर डालो, वो क्वेश्चनर के हिसाब से आप कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछेंगे, आपको जवाब देंगे फलाना इंसान अजमल सौदावी है। लेकिन यहाँ अगर आपके पास एक पेशेंट आया, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, आपकी खुद की इंटेलिजेंस इस्तेमाल अगर करेंगे तो बुखार को भी हम समझते हैं बुखार का क्या सर क्लिनिकल डायग्नोसिस की क्या, पेशेंट को हाथ लगाए मालूमात से समझ में आते कि उसको बुखार है, इसमें इतनी ये सब करने की क्या जरूरत है। तो आप उनसे क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ने दर्द भरी कहानी लेके दर्द करने से तो दर्द का क्लिनिकल डायग्नोसिस, बोले सर दर्द का क्या क्लिनिकल डायग्नोसिस, दर्द है एनाल्जेसिक दे डालो, वो कोई भी किस्म का दर्द हो, अक्यूट हो, क्रॉनिक हो, इररेस्पेक्टिव एनी रीजन यू जस्ट गिव एनाल्जेसिक। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर क्लिनिकली अगर देखेंगे दर्द को भी 4 किस्म की दर्द है, शार्प शूटिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, डल पेन, स्लो एंड शार्प पेन, चार मिजाज के हिसाब से अगर कम से कम वो भी हमने डायग्नोसिस कर दिया क्लिनिकली। एक जगह आदमी को आपने खुश्क दवा दी जैसे सौदावी दर्द या शार्प एंड शूटिंग पेन जैसे क्या बोलते हैं गाउट के अंदर, यूरिक एसिड के पेन के अंदर खुश्क इंतहाई गर्म खुश्क एक दर्द है, वो इंतहाई गर्म खुश्क दर्द है, बजाय यूरिक एसिड के केमिकल एनालिसिस के बजाय आप एक क्लिनिकली अगर उसको देखेंगे ये इंतहाई हार याबिस एक दर्द है। अगर आप दवा जब देता है उसमें अगर एस्पिरिन है या डाइक्लोफिनेक सोडियम जैसे इंतहाई किस्म की हार याबिस दवा अगर देंगे तो उसको तकलीफ और बढ़ेंगे। दर्द तो वक्ती तौर पे कम हो सकते है लेकिन उसके मैदे में गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, इसका नींद डिस्टर्ब हो सकती है, इसको पाल्पिटेशन बढ़ सकती है, क्योंकि आपने खुश्की से ट्रीट किया। मरीज के क्लिनिकल सिम्टम के हिसाब से मरीज के अंदर खुश्की की गलबा है और आपने दवा इतने साल से इस्तेमाल कर रहे, दवा की जो क्लिनिकल जैसे एस्पिरिन खाने से, एस्पिरिन का भी क्लिनिकल डायग्नोसिस किया करो, एस्पिरिन खाने से इंसान को क्या क्या होता है, जिंडाक रैंचिंग क्यों देते हैं एस्पिरिन, ये सब चीज के, क्योंकि वो गैस्ट्रिक इरिटेशन क्रिएट करता है, वो खुश्की क्रिएट करता है मैदे में और अल्सर क्रिएट करता है, उसका भी उस दवा का भी क्लिनिकल हिस्ट्री लिया करो तो आपको समझ में आएंगे भाई मैंने दोनों जगह खुश्की इस्तेमाल किया, मरीज को तकलीफ हो रही, तो मरीज को तकलीफ हो रहा है आपने किधर से मालूम किया, आपने मर्ज का भी क्लिनिकल डायग्नोसिस किया, वो दवा का भी क्लिनिकल डायग्नोसिस किया और मरीज का भी क्लिनिकल डायग्नोसिस किया। तो शार्प शूटिंग पेन हो रहे हैं या किसी को डल पेन हो रहा है, जैसे किसी को इन्फ्लेमेटरी पेन हो रहा है, किसी को बाल तोड़ हो गया, किसी को बाल तोड़ हो गया या किसी को कोई बड़ा जख्म पक गया, उस दर्द की जो एहसास जो मरीज कहते सर ऐसा लगता है कोई चीज ऐसे थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, थ्रॉबिंग या डल पेन हो रहा है या एक जनरलाइज्ड खींच रहा है, पेशेंट आके बराबर बोलते हैं सब चीज, लेकिन हमने पास सुनने के टाइम नहीं, पेशेंट आके बोलते हैं सर वहां से सर के पीछे से कुछ चुभ रहा है, कुछ खींच रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है रेग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई गोली मार रहा है। पेशेंट बराबर क्लिनिकल सिम्टम बताते लेकिन हम वो सब चीज को खाली दर्द सुनते बाकी सब भूल जाते। तो ये दर्द के पीछे क्लिनिकल अलामत होते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, बहुत मजा आएंगे, बहुत ही मजा आएंगे आप जब ट्रीटमेंट करने में। तो अगर सब जो आपको मालूम पड़ा इसकी माइग्रेन की जो वजह एक हार याबिस कैफियत है या इसकी माइग्रेन या इसकी यूरिक एसिड का इश्यूज का भी सेम फॉर्म प्रॉब्लम है, उसको हार याबिस इश्यूज की वजह से उसको सर दर्द हो रहा है। अगर सिर्फ आप उस टाइम पे एक गरम या बारिश रतब या गरम रतब, हाँ रतब और गरम रतब दोनों रुतूबत वाला कोई भी एक चीज उठा के दे दिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको शरबत तमरलिन या समझो कोई भी ऐसे बारिश रतब शरबत उन्नाब या कोई भी ऐसे रतब चीज भी अगर दे दिया तो उसके बुखार उतर जाएंगे, उसके मतलब साथ में उसकी मतलब उसकी पेन खत्म हो जाएंगे। कितने पेशेंट आते हैं यूरिक एसिड में, सर आपने जो शरबत दीनार दे दिया एक ही, मैं उसके साथ में फिर वाकई सिंगल ड्रग, मैं बोलता 2 चम्मच सुबह शाम 2-3 महीने मुसलसल खाओ, 2-3 दिन में पेन खत्म हो जाते।
और हमारी अकीदा, हमारी इमेज ये थी कि until and unless if you don't give अब्बे सुरंजन and if you don't give अजाई, या अगर कोई दर्द की गोली नहीं देते, हाउ कैन, मतलब ये दर्द की इलाज में दर्द की गोली अगर नहीं दिए तो दर्द कैसे कम हो जाएगा? ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में हमारी अकल ने फीड करके रखे, हमारे मतलब दिमाग ने ऐसे बना के रखे। तो वो चीज को छोड़ दो, क्लिनिकली पकड़ो, कोई भी सिम्टम्स को क्लिनिकली पकड़ने की कोशिश करो। और जब आप दवा देते तो दवा का भी एक हिस्ट्री होता है, दवा का भी एक मतलब एक स्वभाव होता है, दवा का भी कैफियत होता है, उसको भी सिर्फ ये नहीं कि आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस के मास्टर हो गए। अगर आप क्लिनिकल डायग्नोसिस में परफेक्ट हो गए तो आप रहेंगे स्पॉट डायग्नोसिस का एक्सपर्ट। तो आजकल कल एक पेशेंट आया मेरे पास, कल नहीं परसों, कालीकट में, एनॉन केस ऑफ कैंसर बोल के, तो उसको क्या नाम, उसका कौन सी पार्ट में था, उसके स्टमक में सीए बोल के, बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह लेके आया। तो मैंने इनको जो मेरे नॉर्मल डायलॉग है, मतलब भाई मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं थोड़ा सा देहाती हकीम हूँ, मैं सिर्फ मरीज की जबान जानता हूँ, और तुम कभी अंग्रेजी जबान भी इस्तेमाल नहीं करना, आपको आपकी जबान से बात करना मेरे से। तो मैंने फाइल साइड में रख दी। तो पेशेंट भी थोड़ा बुढ़ा था लेकिन थोड़ा बोल्ड था। उसके हिस्ट्री में क्या कि डॉक्टर साहब ने डायग्नोसिस किया, पता चला सीए बोल के, डायरेक्ट उसको कीमो रेडिएशन स्टार्ट किया। अभी पेशेंट की पूरी मसल वगैरह वीक हो गई। अब रिपोर्ट मैंने जब पढ़ा उनका, जब मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ा, रिपोर्ट में हर जगह वीकली, या समझो डायग्नोसिस के अंदर परफेक्ट सीए का डायग्नोसिस नहीं किया, 4 डॉक्टर अलग अलग डायग्नोसिस किए। तो एक बार उसको सीटी स्कैन वगैरह सब हो गया, उसके बाद में फिर वो उसको पेट स्कैन के लिए भेजा गया। पेट स्कैन क्या है, 20,000 तकरीबन मिलता है, मरीज की कैंसर से कुछ लेना देना नहीं, पेट स्कैन से लेना देना है अस्पताल को। वो मरीज से पूछा, वो डॉक्टर साहब तुम पिछला रिपोर्ट वगैरह लाए क्या? तो मरीज थोड़ा कॉन्शियस वाला था, थका वाला, सर ये पेट स्कैन में सब कुछ आपको मालूम पड़े तो फिर की क्या जरूरत है आपका, पिछले रिपोर्ट की क्या जरूरत है? पेट स्कैन कर रहे हैं आप, तो पेट स्कैन करके भी आया तो उसके अंदर हर जगह पे वो इल डिफाइंड बोल के क्वेश्चन मार्क लगाए। अरे भाई तुम इतना बड़ा पेट स्कैन है, हम इतना बड़ा सीटी स्कैन है, एमआरआई हम लोग आपके पास या मशीन के पास इसलिए भेजते कि हमको फाइनल डायग्नोसिस मिले। अब इन लोग भी प्रोबेबली एक नॉर्मल ईसीजी, प्रोबेबली एक अबनॉर्मल ईसीजी की अगर रिपोर्ट दे रहे तो वहां भेजने की क्या जरूरत? अब मरीज को मैंने बोला, तो मरीज अभी कन्विंस। अब कुछ डॉक्टर ने बोला अभी बंद करो, बोला 2 हो गए तुम्हारे, 3 हो गया, कीमो रेडिएशन, वो 2-3 काफी है बोल के। तो ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से या मेडिकल लापरवाही की वजह से आजकल इतनी पेशेंट इतनी प्रॉब्लम में, क्योंकि डॉक्टर लोग फंसे एक की रिपोर्ट के अंदर। तो अगर हम जरा भी कॉन्शियस लेवल अपना सही है, वो पूरी की पूरी फाइल लेके अपने टेबल में साइड में रखो। ये कभी मैं नहीं बोल रहा तुम गलत, इसका मसला ये नहीं लेना, मतलब कोई रिपोर्ट नहीं देखना, ये नहीं बता रहा। मेरा मैसेज है कि साइड में रखो। साइड में रखने के बाद में पेशेंट को आप अपनी तरफ से क्लिनिकली आप डायग्नोसिस करके दिमाग में रखो। Then go to the file and report and investigation. Then you just compare these 2 reports. तो उस कंपैरिजन में बहुत सारी चीज आपको नजर आएंगी, लेकिन आपकी ईमान ये कि इस चीज को आप उसी नजरिए से आप तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, जैसे अभी फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब मरीज सबको समझाने शुरू करते, सर आप इतने बड़े डॉक्टर है तो आप ये सब बातें मत किया करो, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कंप्यूटर की रिपोर्ट, आप मतलब कंप्यूटर की रिपोर्ट गलत नहीं बोल रहा, कंप्यूटर के रिपोर्ट के सामने आपका खुद का एक फाइंडिंग्स है आपकी बॉडी की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ उनको, पेशेंट को मनवाने के लिए, पेशेंट को समझाने के लिए। मैं क्या कहते हैं पेशेंट को, बोलो भाई आपको ना किसी ने इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में देखा आप पागल है, तो मैं आपसे पूछा कि मैं आपको शॉक ट्रीटमेंट दूंगा शाम में, मेरा सब खत्म होने के बाद मैं पागल का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ बोल के अगर दवा देता तुम क्या करेगी? तो मरीज बिल में उठा के फेंक देंगे आपके मुंह पे। क्यों?
फिर मैं पागल नहीं तो फिर कैसे रिपोर्ट आ गई? नहीं, आप पागल है या नहीं इसका कोई संबंध नहीं, मेरे संबंध आपकी रिपोर्ट से। अब कितने भी आप पर मेरे सामने मारो, लेकिन मैं आपको पागल की ट्रीटमेंट दूं। आपको रिपोर्ट में अगर 3 डीवीडी आ गया, ट्रिपल वेल डिसऑर्डर, आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, आप फुटबॉल खेल रहे, आप नारियल की झाड़ पे चढ़ रहे, बच्चे को पाल रहे, सुबह शाम भागम भागी, दोपहर में शाम में क्रिकेट भी खेल रहे, आपको अब तक कोई डिस्पिनिया, ब्रीथलेसनेस, कोई क्लिनिकल अलामत नहीं है, फिर भी अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट कहे कि आपको 3 ब्लॉकेज, एक 99, एक 67 है, एक 85 है, आप अभी घर नहीं जा सकते, आपको एंजियोप्लास्टी करके घर जाना। दुनिया की 99 नहीं 100% लोग भी एंजियोप्लास्टी करके घर जाएंगे। कोई आज तक ये बोला कि सर, कार्डियोलॉजी को चेहरे में देख, सर मुझे मेरे ऊपर भरोसा है क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे आज तक एक पाल्पिटेशन तक नहीं हुआ। सर आपकी रिपोर्ट, आपकी एको का मशीन सब गलत है, या फिर मैं सही हूं आप गलत है, दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो ये क्लिनिकल का इम्पोर्टेंस इतना, लेकिन वो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस मरीज वो आज सबसे ज्यादा भरोसा रखता है, डॉक्टर के ऊपर नहीं। मरीज को डॉक्टर के ऊपर कोई भरोसा नहीं, मरीज को जितना ऊपर बड़े से बड़े इन्वेस्टिगेशन, बड़े बड़े टेस्ट, अगर मैंने कई मरीज को बोला तुम्हारे एक इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका भेजता हूँ या लंदन भेजता हूँ, 3-4 दिन के बाद में आएंगे, तो आप और खुश हो जाएंगे। दवा नहीं मिले चलेगा, ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो चलेगा, डायग्नोसिस होना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए, सबका प्रॉब्लम वही है। और ये सब डायग्नोसिस के पीछे आप इन्वेस्टिगेशन को अगर आप अपने तरीके से अगर उसको फॉलो अप करें, तो जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स को उस चार्ट मतलब उसको एक अलग उसको एक सिस्टम, जैसे कॉमनली जीपी के पास जो आते हैं मरीज, जैसे पेन है, फीवर है, ओके, कुछ सिम्टम्स के अंदर क्लिनिकल के अंदर आपको ज्यादा मतलब सवाल करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को समझो उल्टी आ, तो जाहिर सी बात है क्लिनिकली उसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करने की जरूरत पेशेंट आके। फिर भी हम ये पूछते क्या खाए थे, फूड पॉइजनिंग हो सकता है या फिर आपने कुछ किया, तो वो भी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि सफरावी सिम्टम्स बता रहे, या ये तो नहीं कि ये कोई वर्टिगो की वजह से या कोई कान की वजह से तो उल्टी नहीं हो रहे, या कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की या कोई किडनी स्टोन पे ऐसे तो नहीं। वहां भी क्लिनिकल ट्रायल इम्पोर्टेंस है वो, क्योंकि कभी अमराज शिरकी है कि अमराज असली है कि कभी सफरा की वजह से किसी को उल्टी हो रही, तो सफरा की वजह से अगर किसी को उल्टी हो रही तो उसमें ज्यादा क्लिनिकल पूछताछ की जरूरत नहीं कि पेशेंट को हिस्ट्री से समझ में आते। ज्यादा हम लोग क्लिनिकल में क्यों जाते कि अगर सपोज इफ इट इज रीनल स्टोन के अगर पेन हो रहे, तो भी हम सफरा का ट्रीटमेंट देख के उसकी उल्टी को कम करेंगे, लेकिन उसकी असल ट्रीटमेंट उसकी मुफत्तित साथ या समझो उसको दूर करना, उसकी पेन को दूर करना जरूरी हो। तो पेन हो या दूसरा कोई भी चीज को आपके क्लिनिक में जो प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है उसको आप इस चीज को अडॉप्ट करो। दूसरी चीज, आज दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हो रहे उसका भी आप एक अच्छी सी रूटीन, फॉर एग्जांपल डायबिटिक मेलाइटिस, इतनी कॉमन डिजीज है हर जगह में। पहले नायाब चीज था, वो बड़े बड़े पैसे वाले रईस लोग का बीमारी था, कौन सी, डायबिटिक, क्योंकि शुगर का बीमारी। तो आज हर आदमी को, इवन सुबह शाम मजदूरी करते उनको भी डायबिटिक, बोलते फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जो रिक्शा चलाने वाला सुबह से शाम तक उसको भी आजकल डायबिटिक हो रहा है। तो डायबिटिक के अंदर भी आप एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स यूनानी के जरिए देखेंगे, तो ट्रीटमेंट में आपको बहुत, क्योंकि मैं आप देखते हैं यूनानी में आर्मस के अंदर आप सफुफ ज़ियाबतीस देखेंगे, कैप डीएम देखे होंगे, ज़ियाबनिल देखे होंगे, 6-7 ये डायबिटिक की दवा। कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया सर एक ही दवा काफी था क्या, तो सिम्टोमेटिकली एक दवा काफी थी, लेकिन आप क्लिनिकली आप चेक करेंगे डायबिटिक को, सफरावी की डायबिटिक, जिस आदमी सफरा है उसको अगर डायबिटिक हो गए, उनके साइन एंड सिम्टम्स अलामत अलग रहेंगे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जो बलगमी को चीज होते है उसको खुश्की की ज्यादा जरूरत पड़ती है,
तो उसको खुश्क दवा के जरिए उसको डायबिटिक मैनेज करना पड़े। जो तरी है, जो बलगमी है या रुतूबी दम भी है, उनके पास फुट यानी कि डायबिटिक गैंग्रीन से लेके चीज हो सकता है। तो ऐसा अगर आप अच्छे अगर समझो हकीम बने या समझो एक तकवा वाला मुत्तकी वाला अगर हकीम बने, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के जरिए आपके अंदर आप जो दवा इस्तेमाल करेंगे वहां भी क्लिनिकल डायग्नोसिस होगी कि ये दवा उसको असर नहीं करेगी, भले दूसरे पेशेंट को रिजल्ट मिले। आप बोलते सर आपकी दवा अच्छा काम किया था लेकिन आज वो दवा काम नहीं कर रही। दवा काम कर रहा होगा लेकिन दवा जहां हमने डाला उस जगह का मालूमात आपके पास नहीं होगी। तो जैसे पेन, कभी कभी रिसेंट एक पेन आया था, समझ में नहीं आ रहा, तो फाइब्रोमायल्जिया के नाम से जाना जाता है आजकल। जो डॉक्टर लोग एक नया टर्म इस्तेमाल करते हैं फाइब्रोमायल्जिया, क्योंकि उसमें रोमैटिज्म नहीं है, इसमें गाउट नहीं है। तो डॉक्टर को भी चाहिए ना, जब तक डॉक्टर कोई नाम नहीं डालते डॉक्टर भी खुश नहीं, मरीज भी खुश नहीं। तो कभी कभी हम लोग भी, मैं भी परेशान रहते कि भाई ये तो सफरावी नहीं लग रहा है, बलगमी भी नहीं रहे, साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से कभी कभी ऐसा लगता है चारों खिल्क में दायरे में आ ही नहीं रहे। तो मैं सोचता यार भाई ये दिमागी तो नहीं। आजकल ये सब छोटे मोटे दर्द के आजकल साइकियाट्रिक की हिप्नोटिक ड्रग्स भी बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर लिख के शुरू, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से दर्द हो रहा है, कई बीमारी उसके अलग बीमारी की वजह से पेन के शक्ल में ये बाहर आ रहे हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग में समझ में आते बहुत बड़ा सदमा लग गया था, ये हो गया था, उधर से स्टार्ट हो गया। तो कभी कभी उस जगह पे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी सुकून दे देते क्लिनिकली डायग्नोसिस होने के। तो कभी पेशेंट बोलते काफी आराम, कभी कभी न्यूरोलजिया फील हो रहा है जैसे उसकी पेन की नेचर थे, कभी असगन काम करते हैं अपगन, कभी कभी ठंडे ठंडे शरबत से इसकी अच्छी खासी पुरानी दर्द खत्म हो जाते हैं, कभी कभी एक्यूट पेन छोटे छोटे तदाबीर से मैनेज होते हैं। ये सब मैनेजमेंट के लिए आपको खेलना पड़ेंगे आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस में। इस क्लिनिकल डायग्नोसिस के जरिए आपको डायग्नोसिस करना, एक्चुअली मैं हमेशा कभी कभी मेरे पास जो जूनियर्स लोग बैठे रहते तो मैं उनसे भी डिस्कशन करते रहते, जैसे अभी भले वो इंटर्निस हो या भले जूनियर हो, मैंने उनको सवाल करते थे, मैंने मरीज को दर्द की गोली दिया, इनको मैंने मुख्तलिफ फर्स्ट विजिट में तुम देखो क्या क्या दवा के हिसाब से दिया, फिर सेकंड में क्या क्या दिया, अभी पेशेंट को बाकायदा रिजल्ट नहीं है, रोमैटिक तो है नहीं, इन्फेक्शियस नहीं, हेल्थ में कोई तगय्युर नहीं। फिर इसकी कैफियत देख के, इसकी मिजाज देख के अंदाजा लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है क्या, ये एक्टिंग कर रहा है क्या। अभी एक लड़की एडमिट है, वो बच्ची मतलब समझो 10-12 साल की, 4 दिन से एडमिट है। पेशेंट को सीवियर बैक पेन हो रहा है। अब वो दवा दिया फिर मसाज करा, पेशेंट का आराम हो रहा है। मसाज के पूरा उसका क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से मरीज को थोड़ा सा मुझे लगता है L4 L5 में इश्यू है, रिपोर्ट के हिसाब से उन लोग का वही आया। लेकिन पेशेंट को जब मसाज करते आराम है, लेकिन कभी रात में अचानक पेन स्टार्ट हो रहा है, हर दिन रात में, मतलब हर दिन रात में ऐसा पेन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लिप डिस्क का अगर प्रॉब्लम है तो दिन रात का क्या मसला है। क्लिनिकली जब सोची तो 2-3 दिन में पता चला है, उसकी माँ आके बता रहे सर उसको रात में बुखार आ रहा है, एक घंटे के लिए, वो टाइम पे उसकी पेन बढ़ रहा है। जैसे बुखार उतर जाता है तो उनका सुबह पेन खत्म, वो 1 घंटा पेन आता है और 1 घंटा बुखार भी आता है। फिर मैंने उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करा, ESR वगैरह किया, तो खाली ESR थोड़ा रेस था। यहाँ मैं कभी कभी हम लोग को क्लिनिकली डायग्नोसिस करने के साथ साथ जहाँ हमको पैथोलॉजिकली या इन्वेस्टिगेशन की जो वाकई हमको जो सपोर्ट करने वाली चीज है, वहां जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको, क्योंकि इसकी बुखार की क्रॉनिसिटी देखने के लिए कभी कभी ESR हमको हमारा साथ देता है, क्योंकि जबकि ESR का कोई जिक्र यूनानी में नहीं है। यूनानी की कोई सिलेबस में कोई, यानी कि यूनानी के सिलेबस में होगा, यूनानी की रियल यूनानी फिलोसफी में न अल कानून में या किताबुल मंसूरी या कोई भी दुनिया की कोई भी अच्छी किताब में उनके देखो ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के ताल्लुक से कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात ही नहीं। तो बहरहाल कभी कभी आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस में छोटी मोटी, जैसे फॉर HB किसी की रुतूबत बढ़ गया है क्या देखने के लिए, यानी कि मैंने गर्म तर दवा दिया, उसके अंदर रुतूबत अभी कभी HB से मालूम पड़ रहा है वो एनीमिक है, HB कम हो रहे,
खून की कमी की वजह से क्या उसकी मिजाज में तगय्युर आके उस वजह से उसको पेन हो रहा है, ये सब चीज कभी कभी आपको मालूम करने के लिए ये छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशन जरूरी, वो मरीज भी खुश हो जाता है। मैं आपको दवा दे रहा हूँ, मैं आपकी दवा इसलिए मेरे को बीमारी समझ में आया, बीमारी की इलाज भी मैंने स्टार्ट किया, मैं इसीलिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बीमारी फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए नहीं, मेरी बीमारी की प्रोग्नोसिस देखने के लिए, मेरी बीमारी की का फायदा मिला या मेरी डायग्नोसिस के हिसाब से मैंने जो दवा आपको दिया वो काम कर रहा है क्या नहीं, वो देखने के लिए, वो पैरामीटर देखने के लिए मैं आपको इन्वेस्टिगेशन को भेज रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे डायग्नोसिस की जरूरत, मैंने दवा ऑलरेडी दे चुकी। फॉर एग्जाम्पल किसी का स्नोफिलिक काउंट बढ़ गया या आईजीजी बढ़ गया, आईजीजी मतलब ज्यादा हो गया, लेकिन हमको आईजीजी आईजीई के मतलब कोई संबंध नहीं था। हमारे संबंध उसकी जो असासिया जिसको कहते हैं एलर्जी, उसको छींके आ रहे, उसको नजला आ रहे, उसको अस्थमा आ रहे, इस तकलीफ को तो हमने दूर कर दिया। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा है कि मेरी अब्बे शिफा से, मेरे तिरिया के नजला से या मेरी कैप अताश से इसकी आईजीजी या आईजीई या आईजीएम कम हो गया है क्या नहीं, यानी मेरी थॉट प्रोसेस के हिसाब से साइंस सही है क्या, बैठने के लिए आप इन्वेस्टिगेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मरीज के लिए नहीं, ये आप मुतमईन होने के लिए, आपकी डायग्नोसिस आपकी ट्रीटमेंट परफेक्ट है। अगर किसी ने पूछा भी आपसे कि आपकी सोच क्या है, आपकी साइंस क्या है, तो बोले हमारे साइंस यही चाहिए, तो आप चेक करके देख लो। अभी हमारा अभी एक रिजल्ट है कि हमारा एक ये जो आता है आजकल, जो एज ऑफ 40-50 के अबव लोग को आजकल प्रोस्टेट की इतना इश्यूज आ रहे, जहां देखो प्रोस्टेट की मसला, प्रोस्टेट की इन्वेस्टिगेशन। हमारे गांव में तो 3-4 लोग का जो कैथेटर लेके घूमता था वो अच्छा हो गया, तो जो मैं गांव में जाता तो सब प्रोस्टेट के लोग आते। अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले एक पेशेंट आया, ही वाज वेरी यंग इन द सेंस 50-50, उसको ड्रिबलिंग यूरिन हो रहा है, बार बार पेशाब को उठने जिसे जाना पड़ता है। तो कोई डॉक्टर ने सबसे उसको पीएसए चेक किया तो पीएसए 35 था, तो पीएसए 35 आ गया। तो अभी उसका मतलब रिपोर्ट अभी उसने भेज के मुझे दिया, कुछ 10 के नीचे उसका पीएसए आया, 3.5 कुछ आ गया। रिपोर्ट मैं आप लोग को अभी शेयर करता हूँ मैंने, और उसका कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं था, सीए का कोई क्लिनिकल सिम्टम, खाली इसको ट्रिपलिंग ऑफ पेशाब को मतलब खुलकर नहीं आ रहा इसको। तो अभी मैंने देखो उसकी मेंटालिटी देखो, उसकी दिमाग उसकी इन्वेस्टिगेशन में था, पीएसए बढ़ गया बोल के, तो पीएसए बढ़ गया तो चांसेस है कैंसर का। अभी उसका पीएसए कम हो गया तो खुद मेरे को क्या बोल रहा है, सर अभी पेशाब का भी कोई तकलीफ नहीं बोल। सिर्फ 15 या 20 दिन उसको इस्तेमाल किया मैंने, सिर्फ क्या दिया मालूम, रोगने कुरकुम, सिर्फ रोगने कुरकुम दिया, आधा चम्मच सुबह शाम। अब उसको एक अब्बे तिंकार ऐड किया था बीच में पेशाब को खुलकर आने के लिए, और एक अब्बे रसूत दवा कुरकुम, रोगने कुरकुम और अब्बे तिंकार, 3 दवा 3-4 दिन में उसको पूरा मतलब। तो क्लिनिकल सिम्टम्स के बगैर, इसमें कोई क्लिनिकल सिम्टम्स आए नहीं, लेकिन कभी कभी हमको डायग्नोसिस के लिए देखो, आपने नर्व्स पकड़ के या आपने पूरे हिस्ट्री देख के जो साइंस आपने अडॉप्ट किया, दैट इज परफेक्ट है, ये मैसेज मरीज को देना चाह रहे। इसलिए मैंने क्या करते, कभी कभी पेशेंट को हमने सेटिस्फाइड हो गया, जस्ट टेक अ रिपोर्ट एंड ब्रिंग मी दैट बोथ रिपोर्ट। तो देखो अभी ये रिपोर्ट पहले तो मैंने आपके रिपोर्ट न देखा न पढ़े थे, लेकिन आपको मैंने इलाज किया, आपको फायदा हुआ। सो आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस की एक चीज आप स्टार्ट करना पड़ेंगे, किधर से, बुखार से या दर्द से, जहां आपसे संबंध ज्यादा है। तो उसके लिए आपको वापस फिर कैफियत में जाना पड़ेगा, फिर मिजाज में जानना पड़ेंगे, फिर थोड़ा फिजिक्स आपको जानना पड़ेंगे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का भी जानकारी, क्योंकि केमिस्ट्री क्या कह रहे हैं इस मरीज के मामले में, केमिस्ट्री क्या कह रहे हैं, जैसे यूरिक एसिड का तबीयत क्या है, मिजाज क्या है, इंतहाई हार याबिस एक केमिकल है यूरिक एसिड। अगर आप यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दिया तो आप पेशाब करके देखो, पेशाब की नाली जल जाएंगे, आपकी जल के खाक हो जाएंगे, इतनी स्ट्रेंग एसिड है यूरिक एसिड। कहीं भी ये यूरिक एसिड बॉडी में अगर बढ़ गया तो पेशाब में जलन होता है, हरकतुल बौल होते हैं, सफरा की अलामत है। सफरा को हम यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, हमने क्या पढ़ के रखे, सफरा बोले तो सिर्फ बाइल, सफरा का मायना यूरिक एसिड भी है,
सिरम दबीदुल वर्द और शरबत दीनार अगर लीवर डिसऑर्डर में इस्तेमाल करते, किसी को यूरिक एसिड की वजह से कोई तकलीफ और तो याद रखा ये सफरा का बाप है। बाइल कहीं गिरे, पित्त कहीं गिरे तो आपको जलेगा नहीं, लेकिन यूरिक एसिड कहीं गिरा के देखो स्किन के अंदर स्किन जल जाएंगे। तो बाइल के ऊपर वाला एक बाइल है, सफरा है, सफरा मत बोलो, खिलते सफरा का एक मिसाल है यूरिक एसिड। ऐसे बॉडी में जितने भी फ्लूइड हो, आइटम हो, केमिस्ट्री हो, सबको अपनी कैफियत के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से अगर कोरिलेट करे तो रिपोर्ट आते आपको समझ में आएंगे। इसकी बॉडी में स्नोफिल काउंट बढ़ गया, इसके अंदर बलगमियत बढ़ गया, इसकी फाइब्रोसिस हो रहे, इसकी जिगर के अंदर फाइब्रोसिस हो रहे, ये चीज के अंदर तो आपको क्लिनिकल सिम्टम्स को समझ में आएंगे। इसको अगर फैटी लिवर हो रहे तो क्लिनिकल सिम्टम्स साथ साथ क्लिनिकल सिम्टम्स से समझ में आते हैं कि उसके डाइजेशन की डिस्टर्बेंस कितने हो रहे, क्या चीज उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो बॉडी के अंदर, जिगर के अंदर, उसके अंदर बरूदत की तरफ जा रहा है जिगर, और जिगर फैटी लिवर होते जा रहे, बाद में फाइब्रोसिस होंगे, बाद में सीरोसिस होंगे, बाद में सी ऑफ लिवर हो सकता है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में मिजाज का ताल्लुक है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्लिनिकली डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। अब कभी कभी क्या होते, डॉक्टर लोग क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ नहीं मिल रहे, लेबोरेटरी में बहुत कुछ दिख रहा है, मरीज को दवा खाना पड़ेगा। कभी कभी क्लिनिकली मतलब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिल रहा है, मरीज को बेहिसाब अलामतें, बेहिसाब प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या बोलेंगे, तो पागल है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल के उसको साइकियाट्रिक का दवा लिख के देते। आज सबसे ज्यादा दवा पूरी हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइकियाट्रिक दवा चलने की मेन वजह, डॉक्टर को कोई फाइंडिंग्स नहीं मिल रहे और मरीज की क्लिनिकली बहुत सारे सिम्टम्स बता रहे। तो मरीज, डॉक्टर क्या करते, पूरी की पूरी इल्जाम डॉक्टर के ऊपर कि फाइंडिंग्स कुछ नहीं, तुमको कैसे हो सकते हो। अगर किसी को गर्दन से या किसी चीज को अटैक के जैसे किसी को रेडिएट हो रहे अपने अल्नार की तरफ, चेस्ट में भी आ रहे, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रहे, इन्वेस्टिगेशन करके देखे एवरीथिंग इज नॉर्मल, फिर भी पेशेंट बोल रहा है मुझे से ऐसा घुमा के चलने में मुझे तकलीफ हो रही, तो सर्वाइकल क्राइसिस को प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे डॉक्टर से साइकियाट्रिक की दवा दे। कितने पेशेंट आते हैं। तो हमेशा याद रखो, जो मॉडर्न डॉक्टर, जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा साइंटिफिक, बड़े बड़े तुर्रम समझता है, उनकी जो छूटे, उनकी जो लापरवाही है, उनकी जो बेवकूफी है, उसी को चुन चुन के इलाज किया कर, तो बहुत बड़ा डॉक्टर हकीम बनेंगे। तो उनकी बेवकूफी सुनो, उनकी बेवकूफी से निकालो। जैसे किसी ने, जैसे शैटिका को स्लिप डिस्क के नाम से पुकार के इलाज करे, तुम्हारा डायग्नोसिस सही है, शैटिका है, शैटिका का इलाज करो, अच्छे हो जाएंगे। तो साइंस अपने आप को फेल नहीं कहते, साइंस होल्ड करके रखता, अगली इन्वेस्टिगेशन अलग इन्वेस्टिगेशन। तुम्हारा ड्यूटी है भाई ये सब होल्ड रखने की वजह इन्वेस्टिगेशन साइड में रखो। तो आपको ये करना है, जो डायग्नोसिस जो बड़े बड़े मशीन करके रखे, वो कंक्लूड मत किया करो, उसको पैरेलली आप अपनी तरफ से लेके जाओ, जब आप सही हो जाएंगे तो उसको कोरिलेट करो। तो यही था आज का टॉपिक। ये टॉपिक क्लिनिकली जनरल टॉपिक ही है वो, क्योंकि आपको लिखो तारीफ, अकसाम, ये सब चीज के हिसाब से नहीं। ये याद रखो, दर्द से लेके, बुखार से लेके, हर चीज को आपको क्लिनिकली इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसकी तबीयत, उसकी नेचर, उसकी ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, छोटी छोटी डिफरेंशिएशन रहते, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जैसे रोमैटिक के अंदर जो वजल मफासिल की जो पेशेंट रहते, रोमैटिक फीवर की पेन और यूरिक एसिड की पेन, और कोई चोट लगने की वजह से कोई पेन, कोई को स्प्रेन हो गया, किसी को मोच आ गया, किसी का इम्तिला हो गया, ये सब कितना मस्त उसको आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। इम्तिला की दर्द आपको कभी हाथ लगा के देना पड़ेंगे, वो आप सिर्फ दबाने से उनको दर्द हो रहा है, बाकी आपकी लेबोरेटरी में कोई दर्द की निशानी नहीं, न यूरिक एसिड ना रहा, खाली उसका टेंडरनेस फील हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट अलग है।
किसी को यूरिक एसिड दिखने में रेडनेस भी है, सफरा भी। हर बीमारी को छोटी छोटी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पॉइंट रख के क्लिनिकली आप डायग्नोसिस करेंगे तो सिंगल ड्रग दवा से आप इलाज कर सकते हैं, या दो या तीन दवा से आप इलाज कर सकते हैं। दवा ज्यादा क्यों लिखते हैं हम लोग, या हम लोग क्या कोई भी डॉक्टर खुद उसके दिल के अंदर से गहराई से पूछ के देखो आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट है क्या? नहीं, आपको शक है इसे, अगर इससे नहीं और इससे ऑन, इससे नहीं तो इससे ऑन, इसलिए हम लोग देते हैं। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, अगर दर्द के लिए गोली लिख के दिए, कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक भी लिख के दे, अगर इन्फेक्शन तो नहीं, जैसे दांत का दर्द हो रहा है, दांत की दर्द की मेन वजह इन्फेक्शन होता है। अनटिल एंड अनलेस दर्द की गोली के साथ अगर आप एंटीबायोटिक नहीं चलाएंगे तो दर्द नहीं जाता। इसी यूटी की वजह से कमर का दर्द हो रहा है, कितने भी दर्द की गोली दो, लेकिन आप क्लिनिक के लिए आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे इस दर्द के साथ, उसको भी बुखार भी आ रहा है, तो अनटिल एंड अनलेस आप बुखार को आप मैनेज करने के लिए आप कोई एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक की जगह आप जो दवा इस्तेमाल करेंगे सर्द खुश्क या गर्म खुश्क, तब तक उसको बीमारी नहीं जाती। तो बहरहाल आप लोग डायग्नोसिस में एक्सपर्ट बनो, क्लिनिकल डायग्नोसिस में। ट्रीटमेंट बाद में, अभी ट्रीटमेंट में हाथ ही मत लगा। मेरे ससुर जो थे पूना के, मतलब होटल फील्ड में थे, उनको 5-6-7 होटल है पूना में, मतलब एक नीचे लेवल से बढ़ के होटल में काम करते होटल के मालिक बने वो 60-70 साल। जब मैं एक बार उनके घर गए थे बहुत पहले, एक बच्चा मतलब नीचे कपड़े से टेबल साफ कर रहा, छोटे बच्चे। इसके अब्बू ने बोला डायरेक्ट कैसे टेबल में पहुंच गया? बोले पहले जमीन पोंछ के बाद में टेबल पे, फिर कैशियर में, वैसे एक दर्जा होता, समझा? पुराने जमाने में ड्राइवर कैसे बनते थे मालूम? ड्राइवर के साथ क्लीनर घूमता था, असिस्टेंट, उसकी चड्डी तक धो के देता था, उसकी घर का काम करके देता था। 3-4 साल बाद में उनकी पूरी गाड़ी के टायर पंक्चर सही करना, साफ करके 1-2 साल के बाद में क्या करते, उनको स्टीयरिंग देता, और वो बेहतर से बेहतर ड्राइवर बनता। हो गाड़ी कहीं भी खराब हो गया, उनको मालूम किस वजह से खराब हो गया। हम लोग क्या करते हैं आजकल, डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। गाड़ी कहीं बंद पड़ गया रास्ते में तो परेशान, किसी को फोन करके बोलना पड़ता है, या तो हस्बैंड को या भाई को, अगर टायर पंचर हो गया कैसे इसको निकालूं या कैसे। तो मैं समझता मेडिकल फील्ड में भी हमको भी थोड़ा बहुत इस सिस्टम को अडॉप्ट करना है। भाई नीचे से आओ, पहले डायग्नोसिस सीखो, ट्रीटमेंट से बाद में। हाथ मत लगाओ दवा के ऊपर, ऐसे होना चाहिए। कोई बच्चे बोले दवा आप क्या दो, दवा अभी मत दो, दवा बाद में, पहले ये क्या है जरा की कोशिश करो, ये क्या है। अगर आपने कोशिश किया तो फिर बाद में आप क्या करो, उसके इलाज करो। इलाज लास्ट है। मैं हमेशा मरीज को ये कहते बस हो गया इलाज, सर इतने जल्दी? हाँ यार, समझ में आया तुम्हारे नजले की वजह से हाथ पैर मतलब ये झुनझुनी आ रहा है, एक मसाज में हो जाएंगे। इतनी क्योंकि डायग्नोसिस हो गई। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए आप नीचे जाओ, वापस वही जमीन पोछा करो, बाद में टेबल में आओ, फिर गले में बैठो। सब उसके कितने भी बड़े रहे हम लोग, कितने भी ये वापस डायग्नोसिस करते। कोई सवाल पूछे तो मुख्तलिफ सीबीआई की सवाल किया करो। बुखार लेके आए, कब आता है, कब घटता है, कैसे फायदा, कहाँ खाया, क्या खाया, कितने बजे सोता है, हर चीज का एक हिस्ट्री होता है। अगर लूज मोशन भी हुए तो क्या खाए रात में, दोपहर में क्या खाया, बाहर नहीं वो सब नॉर्मल खाते, मतलब नॉर्मल खाना के कोई खाना नहीं सर, वो सब्जी वगैरह, सब्जी बोल की चीज नहीं है। सब्जी में क्या खाया, वो ये खाया वो खाया, लेकिन काम क्या करते हैं? नहीं सर होटल में काम करते, होटल का मालिक है क्या, बार वाला है क्या, किचन में है क्या, या जमीन पोंछता है क्या, या टेबल पोंछता है, सब चीज से समझ में आती है उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकता है। हमने हर चीज मालूम है, मुझे मालूम है, मतलब मालूम है वो जो आना है, उस वजह से हमने कोई मालूम करने की कोशिश ही नहीं करते। मरीज को भी आना है, क्या काम करते ना, उससे छोटा सा बिजनेस, वो क्या समझते हैं उसकी इनकम देख के अपने को दवा लिखना है। अरे भाई कौन सी दुकान में काम कर, नहीं छोटा सा दुकान है, छोटा दुकान में क्या करता है, बड़ा वजन उठाता है क्या,
ये छोटा वजन उठाता है क्या, गाड़ी का कौन सी गाड़ी है, छोटा गाड़ी है क्या, बड़ा गाड़ी, तो क्या सोचते छोटा बड़ा गाड़ी, मेरे डायग्नोसिस में डॉक्टर को क्यों जरूरत पड़ रही है। तो उसको ड्राइविंग के तरीके से आपको फाइंड आउट करना क्लिनिकली तुम्हारी किस वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम है। 1 घंटा लो, 1000 फीस लो, 2000 लो, प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को टाइम दो। जीपी में ये सब नहीं चल सकते। जीपी में हरमस की जीपी प्रोडक्ट हरमस ने भी बना के दी, दे डालो बजी। इफ यू वांट टू बिकम ए हकीम कंसल्टेंट, अवेलेबिलिटी कम करो। अभी नहीं, अभी तुम थोड़ा सीखो, ज्यादा पेशेंट देखो। तो इतना एक्सपर्ट होने के बाद ना सुबह पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए हकीम साहब को मिलने के लिए 6 महीना 1 साल पहले बुकिंग करना पड़ता है, क्योंकि हकीम साहब सुबह से मेरा 12 बजे मेरे सवाल पूछते रहते हकीम साहब, दोपहर में दवा लिखता है। 5000 फीस रखो, डॉक्टर मरीज लाके देंगे तुमको 5000। मामूली लोग नहीं है भाई, छोटे मोटे काम करो अभी अपनी लाइफ गुजारने के लिए, लेकिन अपना पेशा वो नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लास लीडर है क्या डॉक्टर हकीम अलाउद्दीन साहब? चाय पी रहे हैं Yes. अरे सर हम कहाँ जाएंगे। नहीं चाय वाय कहाँ, ये चाय क्या, तो कोई सरी चाय खिला दिया सर, ये बहुत कुछ खिला दिया। सर आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम खो जाते हैं वीरानी दुनिया में। नहीं यार, एक चीज ऐसा है ना, ये हिकमत की दुनिया है, ये उतरने के बाद नशा इतना बढ़ता है, छोटी मोटी चीज से अभी कभी भी मिलता है ना, मेरे को इतना खुश होता हूँ। मैं कभी कभी कोई फंक्शन में जाता, सर मैं यूनानी आजकल ट्राई किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा रिजल्ट पहले भी था, लेकिन हमारा नजरिया सही नहीं था। रिजल्ट हमेशा रहेंगे, आते रहेंगे, जलते रहेंगे, लेकिन अपनी नजरिया जब बदलेंगे, बेशक अपने को एक छोटी छोटी खुशी बहुत बड़े खुशी में तब्दील होते हैं। जो सेटिस्फाइड होता है यूनानी में, उनसे पूछ के देखो तबाबत कितना अच्छा लगता है। जो डेक्सासिपियन चलाते हैं उनसे पूछ के देखो शाम का बहुत है, तुमको मालूम। ओके चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। असल में हम ये देख बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये देखता हूँ कि सर जो आपने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस हाँ सर, आपकी आवाज बुलंद है। बंद है ना? हाँ 1 मिनट। आ रही आ रहे तो असल में मैंने जो सर एक्सपीरियंस लिया आपसे जुड़ने के बाद, मैं सभी को शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यूनानी का एक टॉपर होने के बाद मैंने यूनानी प्रैक्टिस करने का तरीका जो सीखा सर आपसे, और जो आज मैं क्लास का लेक्चर समझ रहा था, तो डायग्नोसिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनानी। और हम कहीं ना कहीं डायग्नोसिस पर जब तक तशखीस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका ट्रीटमेंट करना, तो आपने इतना